हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सिराज स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे मैंने उनको सॉल्व कराया। पार्ट 3 में भी हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में उन्हीं को आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए देरी न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। राइट, आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन से जीव में बहुविखंडन होता है। ठीक है, तो अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी और यीस्ट। तो जो बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है वो आपकी होती है मलेरिया परजीवी में। राइट, अब देखिए होता क्या है मलेरिया परजीवी में। इसमें होता है कि इसमें जनन क्या होता है, कैसे होता है द्विखंडन बहुविखंडन में, कि मलेरिया परजीवी जो होता है वो चारों ओर एक पुट्टी कोशिका बना लेता है। राइट, अब जब पुट्टी कोशिका बना लेता है तो इसमें होता है केंद्रक विभाजन। क्या होता है? केंद्रक विभाजन। राइट, जो मलेरिया परजीवी होता है वो सेल के चारों ओर क्या बनाता है? पुट्टी कोशिका बना लेता है, और जिसकी वजह से उसमें होता है केंद्रक विभाजन। और जब केंद्रक विभाजन होता है तो जब पुट्टी टूटती है तो वो क्या होती है कि अनेक प्लाज्मोडियम बनाता है। क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम में टूट जाता है। प्लाज्मोडियम में, किसमें? प्लाज्मोडियम में टूट जाता है। तो इसका क्या होता है? बहुविखंडन। जो मलेरिया परजीवी होता है ये होता क्या है कि चारों ओर क्या बनाता है? एक पुट्टी कोशिका बनाता है जिसमें होता है केंद्रक विभाजन। जब केंद्रक विभाजन होता है तो जो पुट्टी कोशिका होता है वो क्या होता है? प्लाज्मोडियम में टूट जाती है। तो इसके द्वारा इसका क्या होता है? बहुविखंडन। राइट, अब दूसरा ऑप्शन है अमीबा। अमीबा जो होता है इसमें होता है द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन की प्रक्रिया। जो हाइड्रा होता है इसमें जो प्रजनन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। और एक ऑप्शन है आपका लिस्ट, तो इसमें सॉरी ईस्ट, तो इसमें भी किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा, या टोरुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोरुलेशन। राइट, तो आपसे पूछ रहा था कि बहुविखंडन किस में होता है, दैट राइट आंसर विल बी मलेरिया परजीवी। राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। CnH2n किसका सामान्य सूत्र होता है? तो अब देखिए जो हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होता है। किसका? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स होते हैं। राइट, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो अब पूछ रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। अब देखिए दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक तो सेचुरेटेड होते हैं और दूसरा अनसेचुरेटेड। तो जो सेचुरेटेड होते हैं उसमें होता है सिंगल बॉन्ड, और जो जो सेचुरेटेड होते हैं, संतृप्त जिन्हें बोला जाता है, उसमें होता है सिंगल बॉन्ड, और जो अनसेचुरेटेड होते हैं उसमें होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जो एल्किन फैमिली होता है वो क्या होता है? सेचुरेटेड, सेस एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, और एल्कीन में सिंगल बॉन्ड। तो आपसे पूछ रहे हैं कि CnH2n+2 किसका सूत्र होता है। देखिए CnH2n+2 ये आपके एल्केन का सूत्र होता है। किसका? एल्केन का। राइट, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जब एल्किन की बात होगी तो इसमें हो जाएगा CnH2n, ये एल्किन का हो जाएगा। जब एल्काइन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? CnH2n-2। क्या हो जाएगा? ये तो एल्किन का हो गया। राइट, और CnH2n ये किसका हो गया? एल्किन का हो गया। किसका हो गया? एल्किन का। और CnH2n-2 ये किसका हो गया? एल्काइन का। इतनी बात समझ में? राइट, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, और एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। राइट, तो अब वही आपसे पूछ रहा है कि CnH2n+2 किसका सूत्र है, तो राइट आंसर विल बी एल्केन। एल्केन का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? CnH2n+2, और एल्किन का क्या होगा? CnH2n, और एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। देखिए मैंने आपको तीनों दिखाया। CnH2n+2 किसका होता है? एल्केन का। CnH2n किसका होता है? एल्किन का। और CnH2n-2 किसका होता है? एल्काइन का। बात समझ में आई? अब
NH जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये क्या होता है आपका N। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्केन। एल्केन का फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या होगा। जो क्लोरोफार्म होता है वो आपका होता है CHCl3। क्या होता है, CHCl3। अब देखिए C एक हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, ओ सॉरी क्लोरीन है, CHCl3, राइट। तो अब देखिए, तो एक कार्बन है तो आपको पता है तो मेथ होता है, 2 कार्बन तो एथ, इस तरीके से चलती है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, इस तरीके से चलता है। तो एक कार्बन है तो मेथ हो गया। और आप देखिए सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन हो गया, एल्केन फैमिली हो गई ना, सिंगल बॉन्ड भी मेरा होता है एल्केन फैमिली होता है, तो मेथ हो गया। और सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन हो गया। अब कितनी क्लोरीन क्लोरीन है, 1 2 3, तो ट्राई हो गया क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो मेथेन आपका पहला ही आंसर है, ठीक। मेथेन हो गया क्योंकि एल्केन फैमिली है, सिंगल बॉन्ड की वजह से दिख गया, ठीक है। और 3 क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो मेथेन। तो क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नेम होगा वो होगा CHCl3, ट्राई क्लोरो मेथेन। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है। अब देखिए वायुमंडल जो होता है, एटमॉस्फेयर, क्या होता है, एटमॉस्फेयर, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन, कितनी होती है, 78%। और उसके बाद क्या बात पाई जाती है, ऑक्सीजन, कितनी होती है, 21%। कितनी होती है, 21%, राइट। और उसके बाद आर्गन वगैरह होती है, कितनी परसेंट होती है, 0.9%। कितनी होती है, 0.9%। तो आपसे पूछ रहा है कि CO2, तो CO2 कितना होता है, CO2 का परसेंटेज होता है 0.03%, राइट। तो ऑप्शन सी आपका सही है, 0.03% वायुमंडल में CO2 की मात्रा होती है। बस समझ में आई। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की, कितनी, 78%। उसके बाद क्या होती है, ऑक्सीजन, कितनी, 21%। बात क्लियर। तो आपसे CO2 का परसेंटेज पूछा था तो क्या हो जाएगा, 0.03। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या होगा। अब देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो आपको होता है COOH। क्या होता है, COOH, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो RCOOH। तो COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ये एक है आपका सॉरी CHO, दैट इज एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड, क्या होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एक और आपका है CO जो होता है वो आपका कार्बोनिल। क्या होता है, सॉरी कहाँ गया, एक मिनट। CO क्या है, जस्ट वेट। CO तीसरा वाला था ना, CO, ये क्या हो जाएगा, आपका कार्बोनिल। क्या होगा, कार्बोनिल, राइट। और एक ऑप्शन बचा है आपका NH2। NH2 जो होता है वो आपका एमाइन ग्रुप होता है। कौन सा, एमाइन ग्रुप, GROU। तो आपको समझ में आ गया। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक, जो कि आपसे सवाल से पूछा है। CO क्या होता है, वो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है। और जो NH2 होता है दैट इज एमाइन ग्रुप। बात क्लियर। अगर इनमें से कोई एक भी सवाल आ गया आपसे पूछा कि CHO किसका ग्रुप है तो आप बता लोगे आराम से, एल्डिहाइड है। COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक, और CO क्या है, कार्बोनिल, और NH2 क्या है, एमाइन। बात समझ में आई। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है कि नीला थोथा दैट इज दूधिया, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आपको पता है कि जो कॉपर सल्फेट का नीला जस्ट वेट, जो नीला थोथा होता है तो वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म होता है। कौन सा, कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म। पेंटा का मतलब 5H2O। तो देखिए कोई दिख रहा है इसमें 5H2O सेकंड में दिख रहा है। तो कॉपर सल्फेट का जो पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म होता है वही क्या होता है, नीला थोथा। अब देखिए जो नीला थोथा होता है इसका जो pH वैल्यू होती है वो <7 होती है। तो सीधी सी बात है, तो जो कॉपर सल्फेट है इसका जो पेंटाहाइड्रेट फॉर्म होगा वो क्या होगा, एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक, क्योंकि pH वैल्यू <7 है, राइट। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है संगमरमर, जैसे आप मार्बल बोलते हैं,
तो ये क्या है, इसका केमिकल फार्मूला, राइट। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहे कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। अभी अभी आपको हमने पढ़ाया कि CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और CO क्या हो जाता है आपका, दैट इज कार्बोनिल समूह। तो वही पूछ रहा है आपसे कि कार्बोनिल समूह क्या होता है, तो दैट इज CO, राइट। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, 3 आबंध की बात कर रहे हैं, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है किसमें होता है, CnH2n-2, एल्काइन होता है फैमिली। तो मैंने ये बताया था कि N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर हम यहाँ पे C बराबर 1 रखते हैं, मतलब N बराबर 1 रखते हैं, तो पहला जो कंपाउंड बनेगा CH0, जो कि दिख ही नहीं रहा है। 2 रख के देखते हैं, तो C2 और 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, C2H2, ये भी नहीं दिख रहा है, मतलब पहला दूसरा ऑप्शन तो नहीं हुआ। C बराबर 3 रखते हैं, तो C3 और 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 मतलब 4, तो C3H4 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो C3 4 जो है वो ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एल्काइन फैमिली का एलिमेंट है, ठीक है। तो H8 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि C3H4 क्या हुआ, इसके साथ N बराबर 3 रखिए, तो C3 और 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना हुआ 4 ठीक है। तो C3H4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि जो श्वसन होता है तो वो किस प्रकार की अप्रिय है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, संयोजन है, क्या है ना। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक ऊष्माक्षेपी होती है और एक ऊष्माशोषी। तो श्वसन क्या होती है, श्वसन का मतलब होता है जब आप सांस लेते हो तो होता क्या है कि आपकी बॉडी में पता है जो ग्लूकोज है वो कहीं ना कहीं जो आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन गैस बहती है, जो कोशिका होती है उसमें ऑक्सीजन बहती है। ग्लूकोज क्या होता है आपका C6H12O6। अब C6H12O6 जो आपकी कोशिका में ऑक्सीजन होती है उससे जब अपक्रिया करती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऊष्मा या ऊर्जा देती है, राइट। तो जो ये ऊष्मा या ऊर्जा देती है तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ क्या करती है, ऊष्मा उत्सर्जित करती है। अब जब ऊष्मा निकालती है, उत्सर्जित करती है, तो ये कैसी अप्रिय हो जाएगी, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन करना। और ऊष्मा शोषी का मतलब ये होता है कि ऊष्मा को अवशोषित करना। क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित करना। बात समझ में आई। और एक आपको एक वर्ड दिया गया है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है, देख लेते हैं थोड़ा सा। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन ठीक है। अपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। अब होता क्या है कि जो अपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, तो वो होता है आपका रिडक्शन, राइट। इसके जस्ट अपचयन का उल्टा होता है उपचयन। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन निकलता है। ये बेसिक डिफरेंस है जो कि अपचयन और उपचयन में होता है। अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, और जो उपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन निकल जाता है, राइट। इतनी बात समझ में आई। तो सवाल क्या था आपका कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा छिपी, क्योंकि आपको बाद में क्या आ रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो दैट इज ऊष्मा छेपी, राइट। अपचयन भी आपने देख लिया। अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है। और इसके जस्ट उल्टा क्या होता है, उपचयन, भी मैंने आपको बताया। देखिए सॉरी, अपचयन, ये अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। बट इसमें क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन निकलता है, राइट। तो ये दोनों बातें क्लियर हुई। श्वसन किस प्रकार की अप्रिया है, दैट इज ऊष्मा छेपी अप्रिया। कैसे, आपने देखा ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है आपस में क्या कर रहे, CO2 और जल बना रहे थे, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्सर्जित कर रहे थे, राइट। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। देखिए, अब देखिए दूध से दही बनाना है, ठीक है आपको तो आपको पता है कि ये कैसी अप्रिय है, रासायनिक। देखिए जो दूध होता है, मिल्क, इससे आपको दही बनाना है, राइट। तो आपको पता है दूध जो होता है उसमें क्या होता है, एक
बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या बोला जाता है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, ये दूध में क्या करता है, उपस्थित जो लैक्टोज होता है, दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध में उपस्थित लैक्टोज से किण्वन करके क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। बात समझ पा रहे हो? लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है, जो दूध में उपस्थित लैक्टिक एसिड से अपक्रिया करके किण्वन करके दूध में उपस्थित जो लैक्टोज होता है उससे क्रिया करके क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित जो लैक्टोज होता है उससे किण्वन करके लैक्टिक एसिड बनाता है, राइट। तो ये कैसे अपक्रिया हो जाएगी, दूध से दही बनाना, रासायनिक क्रिया। सवाल आपसे ये भी पूछा सकता है, दूध से दही बनाने के लिए कौन सी बैक्टीरिया का यूज करते हैं, तो दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस करता क्या है, दूध में होता है लैक्टोज, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टोज से अपक्रिया करके किण्वन के थ्रू लैक्टिक एसिड बनाता है। बात समझी? तो दूध से दही बना कैसा परिवर्तन है, दैट इज रासायनिक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो आलू की चिप्स की थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। अब देखिए, जो आलू की चिप्स की थैली होती है उसमें होती है आपकी नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस, N2। अब होता क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको भरने से जो हमारी चिप्स होता है वो गीली नहीं होती है, राइट, और कुरकुरी बनी रहती है और ख़राब होने से बची रहती है। अगर कहीं पे हम चिप्स में नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन फिल कर दें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं ऑक्सीजन भर दे रहा हूँ सपोज करिए, तो ऑक्सीजन क्या है आपको पता है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है तो जो पैकेट में बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसमें पैदा हो जाएंगे, और जब बैक्टीरिया उसमें पैदा हो जाएंगे तो सीधी सी बात है जो उसमें भरा हुआ चिप्स है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो आलू की चिप्स की थैली होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, राइट। तो अगला सवाल चलते हैं। पूछ रहे आपसे सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। अब सिल्वर क्लोराइड आपको पता है क्या होता है, चांदी। तो अब सीधी सी बात है, Ag क्या होता है, वाइट होता है। तो इसका कलर क्या हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का, सफ़ेद। तो Ag जो होता है सिल्वर क्लोराइड होता है, इसका जो रंग होता है वो क्या हो जाएगा, सफ़ेद। अगला सवाल, जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है NO2, इसके धुएं का रंग कैसा होता है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है NO2, इसका जो धुआं होता है स्मॉग, वो क्या होता है, भूरा। क्या होता है, भूरा, दैट इज ब्राउन। अगला सवाल, ओम का नियम क्या है। देखिए, ओम का नियम क्या बोलता है कि अगर किसी भी कांस्टेंट प्रेशर या टेम्परेचर, अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो कोई प्रतिरोधक तार है तो उसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है उसमें जो प्रवाहित धारा आई है, उनके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है उनके बीच जो प्रवाहित धारा है उसकी क्या होता है, समानुपाती, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। तो किसी प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। कब, जब प्रेशर टेम्परेचर जैसी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, कांस्टेंट। तो आप ही बताओ V प्रोपोर्शनल टू I, राइट। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, दैट इज R। तो V इज इक्वल टू IR। ये क्या होता है, ओम का नियम। तो ऑप्शन में क्या क्या है, V इज इक्वल टू IR पहला ही है, राइट। आपको पता है कि जो विभवांतर होता है दोनों सिरों पर उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती। तो V प्रोपोर्शनल टू I, राइट। और आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो V इज इक्वल टू IR। कब, जब प्रेशर टेम्परेचर जैसी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, कांस्टेंट, है ना। तो आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ओजोन गैस पाई जाती है। अब देखिए, जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, दैट इज समतापमंडल में। किसमें पाई जाती है, समतापमंडल में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए, ओजोन गैस जो होती है वो लगभग अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। कितना,
10 किलोमीटर। कहाँ से? अर्थ सरफेस से, राइट। तो ओजोन गैस आपको पता है क्या करती है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये ओजोन गैस वही पूछे आपसे कहाँ पे पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में। बात समझ में आई? कि सूर्य से जो उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं, तो इनको क्या करता है? ये पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो दैट इज़ ओजोन लेयर, जो कि पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है ना। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र के तृतीय उपभोक्ता कौन से हैं? अब देखिए, जो उपभोक्ता होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, है ना। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हरे पौधे होते हैं, है ना। क्या होते हैं? हरे पौधे, जो कि उत्पादक का काम करते हैं। किसका? उत्पादक का काम करते हैं, राइट। और जो सेकंड उपभोक्ता होते हैं ये तो अपना खुद का भोजन पैदा करते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, गाय भैंस बकरी हिरण, ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जो सेकंड होते हैं वो क्या करते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं इनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। मतलब कि सेकंड वाले जो होते हैं उपभोक्ता वो पहले वाले पर डिपेंडेंसी रहती है इनकी, ये पहले वाले पर निर्भर रहते हैं। और जो तीसरे होते हैं वो क्या होते हैं? पहले और दूसरे दोनों पर भी हो सकते हैं। अगर ये दूसरे पर होते हैं तो मांसाहारी कहलाते हैं, पहले पर होते हैं तो शाकाहारी कहलाते हैं, अगर दोनों पर होते हैं तो वो क्या होते हैं? सर्वाहारी। जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, सर्वाहारी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपसे पूछता है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है? दैट इज सर्फ। बात समझ में आई? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्फ। गैस की जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, मतलब कौन सी गैस है जिसको आप जीवनदायिनी गैस कहते हो? तो आपको पता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उसको आप क्या बोलते हो? जीवनदायिनी गैस। अगला सवाल है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक क्या हैं? अब देखिए, जैव घटक का मतलब होता है कि जो जीवित घटक हैं। तो प्रकाश जल तो जैव घटक है नहीं, आपको पता है। पौधा है बट मृदा नहीं है, हरे पौधे हैं बट जल नहीं है। तो इसमें देखिए, पौधा है, जानवर है, मनुष्य है, सूक्ष्म जीव। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डी। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। बात समझ में आई? अगला सवाल, निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन होता है? कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, मतलब ऐसा इकोसिस्टम जिसको आप खुद से बना सकते हो। फुलवारी बना सकते हो, पार्क बना सकते हो, आप जल जीवशाला ये भी बना सकते हो। मतलब इसमें से क्या होगा? इनमें से सभी, इन सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो? खुद से क्रिएट कर सकते हो, खुद से आर्टिफिशियल तरीके से आप बना सकते हो। तो ये सब कैसे पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम। बात समझ में आई? अगला सवाल है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अब देखिए, जो अशुद्ध धातु होती है वो एनोड पे होती है। किस पे होती है? एनोड पे। और जो शुद्ध धातु होती है वो आपके कहाँ पे होती है? कैथोड पे। ये बात समझ में आई होगी कि अगर अशुद्ध होगा तो क्या होगा? एनोड पे होगा, और शुद्ध होगा किस पे होगा? कैथोड पे। किस पर होगा? कैथोड पर। इतनी बात समझ में आई कि वही आपसे सवाल पूछ रहा है कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, किस पे बनाया जाता है? एनोड। अगला सवाल, कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है? अब देखिए, इसमें से सबसे अपक्रियाशील धातु है सोडियम। होता क्या है कि जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अपक्रियाशील होती हैं, और इसके नीचे जितनी पाई जाती हैं वो क्या होती हैं? कम अपक्रियाशील होती हैं। अब इसके ऊपर कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं वो हमें जानना है। तो इसके ऊपर दिखाते हैं आपको, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। उसके बाद जिंक, आयरन, ये सब क्या होती हैं? हाइड्रोजन के ऊपर पाई जाती हैं। ये सीरियल से हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसका निकिल हो गया, फिर क्या हुआ? टिन जो सिलिकॉन होता है, सॉरी एसएन, क्या होता है? टिन बोला जाता है ना, हाँ टिन। और उसके बाद आपका क्या हुआ? लेड हो गया। उसका फिर आता है हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन के नीचे भी चीज़ें आती हैं, जैसे कापर, Hg, Ag, ये सब क्या हैं? नीचे पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। तो वही सवाल है कि कौन सी अधिक अक्रियाशील है? तो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होंगी। अब हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन सी हैं आपने देखा? ये हाइड्रोजन है, इसके पहले क्या है? लेड हो गया, और क्या हुआ? टिन हो गया, निकिल, और ये क्या है? निकिल के पहले क्या था?
आयरन था, क्या था, Fe, आयरन था। फिर जिंक था, जिंक के पहले था एल्यूमिनियम, क्या था, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, सोडियम। तो सोडियम काफ़ी ऊपर है, तो सीधी सी बात है ये सब ज़्यादा अक्रियाशील होगी। बात समझ में आई आपको? तो सबसे अधिक अक्रियाशील कौन सी होगी, दैट इज सोडियम। अगला चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव होता है तो दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, कमरे के ताप पर द्रव होती है। कितनी बात समझ में आई? अब देखिए, अब ब्रोमीन क्या होती है, ये तो अधातु है ना। अब होता क्या है कि ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें होती है? द्रव अवस्था में। काफ़ी मुलायम होती है, तो अधातु है तो मुलायम तो होगी ही, सीधी सी बात है। तो होता क्या है कि जो अधातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत का क्या होती हैं, हीट और इलेक्ट्रिक का क्या होती हैं, कुछ अलग होती हैं, और भंगुर भी होती है। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है धातुओं की। तो ब्रोमीन क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। बोला कौन अधातु है, अभी आपको बताया कि जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और क्या होते हैं, ये भंगुर टाइप के होते हैं ना। तो आयरन, कॉपर, सॉरी कार्बन, एल्यूमिनियम, एयू। तो जो कार्बन है ये आपका क्या है, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु है, जो कि इसमें क्या है, भंगुरता गुण पाया जाता है, राइट। और अगला सवाल, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। अब देखिए, पुष्पी पौधे जो होते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो आपके फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा, फूलों द्वारा, राइट। तो फूलों द्वारा क्या होता है, पुष्पी जनन। अब देखिए, जो पुष्प होते हैं उसमें जो सेक्स कोशिकाएं होती हैं जो युग्मक का काम करती हैं, वो देखिए नए पौधों को जन्म देने का काम करती हैं, आपको पता है। तो पौधे में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक नर जनन अंग, एक मादा जनन अंग। तो जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और जो मादा जनन अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। तो ये पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होते हैं, पौधों के जनन अंग होते हैं। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसमें होते हैं, फूलों द्वारा। सही आंसर क्या हो जाए आपका, फूलों द्वारा, राइट। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? अब देखिए, एक लिंगी पादप होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि एक पुंकेसर होता है और दूसरा स्त्री केसर, है ना। तो होता क्या है कि अगर पुंकेसर और स्त्री केसर ये आपके जनन अंग होते हैं, है ना, तो जो मेल होता है उसको पुंकेसर बोला जाता है, जो फीमेल होता है उसको स्त्री केसर बोला जाता है। तो इसमें से अगर केवल एक भाग प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, एक लिंगी पादप होता है, राइट। और अगर दोनों हैं तो दैट इज उभयलिंगी या द्विलिंगी, जो भी बोलते हैं, राइट। तो आपसे पूछ रहे कि कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा, पपीता। जैसे पपीता हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब क्या है, एक लिंगी पादप है, राइट। और द्विलिंगी में क्या होते हैं कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाया जाता है। बात समझ में? अगला सवाल, वो हो गया ना, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? अभी मैंने एक लिंगी बताया, एक लिंगी में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, या तो पुंकेसर पाया जाता है या फिर स्त्री केसर पाया जाता है। वो उभयलिंगी में क्या पाएगा, दोनों चीज़ें होगी। तो आपको मैंने पपीता, तरबूज ये सब क्या बताया, एक लिंगी। तो सरसों और गुड़हल क्या हो जाएगा, उभयलिंगी, राइट। तो उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होगा, सरसों एवं गुड़हल। बोला मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि जो अमीबा होता है, ईस्ट होता है, मलेरिया होता है, पैरामीशियम होता है। अब इसमें अलैंगिक कैसे होता है, तो आपको पता है कि हाइड्रा और ईस्ट, ईस्ट और हाइड्रा इन दोनों में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा, राइट। तो ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। अगला सवाल, फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? अभी आपको बताया कि दो होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। जो नर होता है उसको पुंकेसर बोलते हैं और जो मादा होता है उसको स्त्री केसर बोलते हैं। तो पुंकेसर क्या हो जाएगा, नर प्रजनन अंग, राइट। अगला सवाल, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अब देखिए, लोहा है उसको जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या बोलते हैं, दैट इज गैल्वेनीकरण। अब देखिए, गैल्वेनीकरण होता क्या है कि इस्पात या लोहे की कोई धातु होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, राइट है। तो जिंक की परत चढ़ाने से फ़ायदा ये होता है कि जो उस पर जंग लगने वाली होती है उससे उसको बचाया जाता है। तो जिंक क्या होता है,
ऑक्सीजन से अपक्रिया करा के जिंक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड। जिंक जो है ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड। अब होता क्या है कि जो जिंक ऑक्साइड होता है, जैसे कब सपोज करिए इस्पात या लोहा है, ठीक है, इसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है, तो जो लेपित जिंक है ना, वो अंदर की ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसमें जो जंग होती है वो नहीं लग पाती है। जंग लगने के लिए आपको कम से कम कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे आयरन हो गया, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन और वाटर के अभाव में आपकी जो मेटल होती है, धातु होती है, उस पर जंग नहीं लग सकता है, राइट। तो एक चीज़ और आपको बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। संचारण एक ऑप्शन था आपको, देखिए ये संचारण। गैल्वेनीकरण तो आपको समझोगे, जिंक का क्या करने हैं? लेपन करते हैं। किस पे? इस्पात या जो भी लोहे की धातु होती है उस पर जिंक का लेपन करते हैं। तो संचारण क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। संचारण होता क्या है कि कोई आयरन है, सब कुछ करिए, वो वाटर और ऑक्सीजन इसकी उपस्थिति में जब अपक्रिया करता है तो रस्ट बनाता है। रस्ट इन द सेंस जंग। जंग होता क्या है, वो आयरन हाइड्रोक्साइड होता है। स्पेशली आयरन हाइड्रोक्साइड का जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो जो आपका फेरिक क्लोराइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनता है, जो भी इसके जल के परमाणु होते हैं, Fe2O3 जो होता है फेरिक ऑक्साइड, इसी को बोलता है जंग। जंग मतलब रस्ट। तो Fe2O3 क्या होता है? NH2 फेरिक ऑक्साइड, यही आपको क्या होता है? जंग। तो जंग के लिए आपने ये देखा कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वाटर और ऑक्सीजन की होती है। किसी भी मेटल पे, किसी भी धातु पे वाटर और आयरन की उपस्थिति में क्या मतलब लगता है? जंग। अब क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड का लेपन करने पर, सॉरी जिंक का लेपन करने पर जो जिंक होता है वो बाहर की ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं कर पाती है ना। तो एक पतली परत सफ़ेद रंग की चढ़ जाती है ना, आपने देखा ही होगा। तो ये होता है गैल्वेनीकरण, कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। अगला सवाल देखते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी आपको पता है कि उसमें कुछ आवर्त होते हैं, मतलब कुछ आवर्त होते हैं और कुछ वर्ग होते हैं। तो सीधी सी बात है, 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो पूछ रहा कि जो प्रथम वर्ग के हैं उनके सदस्यों को क्या बोलते हैं? दैट इज क्षारीय धातु। क्या होता है? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। तो आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। ठीक। अगला सवाल आ गया कि आवर्त सारणी में जो शून्य समूह होता है उसके तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको देखिए, जो शून्य समूह होता है जीरो ग्रुप, वो सबसे लास्ट में होता है। तो उसमें आपको होता है, क्या कहता है? हीलियम। अगर आपने थोड़ा सा आवर्त सारणी देखा होगा, पीरियडिक टेबल, तो उसमें आपको पढ़ा भी होगा। हीलियम, नियान, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ये सब होता है ना, जेनान, रेडान, ये सब होते हैं। ये सब क्या होते हैं? जीरो ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो ग्रुप के। तो हीलियम क्या है उसमें? राइट आंसर हीलियम। उसके बाद नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ये सब क्या है? शून्य समूह के तत्व। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं। देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें टोटल 18 समूह और कितने आवर्त थे? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 18 समूह। बात समझ में आई? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्वों का अरेंजमेंट था उनको हम परमाणु संख्या एवं उनके रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किए थे। कि उनका जो परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, क्या होता है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या और उनके रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किए थे। बात समझ में आई? तो आपसे पूछ रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं। तो 7 आवर्त और 18 समूह। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था। 1 मिनट। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त समूह और कितने समूह? 7 आवर्त 18 समूह हो गए। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था। तो अभी आपको मैंने बताया क्या था? परमाणु संख्या। जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें वर्गीकरण किसके आधार पर किया था? परमाणु संख्या के आधार पर। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो लोहा मतलब आयरन, और आयरन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 26। तो राइट आंसर 26। अगला सवाल, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में है था उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था। तो देखिए, एक अभी आधुनिक आवर्त सारणी आया, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था? परमाणु क्रमांक।
जो कि मेंडलीव की आवर्तसारणी थी उसमें क्या थी, परमाणु द्रव्यमान, दैट इज एटॉमिक मास, है ना। और परमाणु संख्या क्या था, ये आधुनिक वाले में था, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अगला सवाल है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। जो पत्ती होती हैं पौधों की, तो उसमें जो गैसेज होती हैं उनका आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो दैट इज रंध्र। जो पोर्स होते हैं वहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंध्र। अगला है कि मानव रक्त में उपस्थित जो यूरिया है उसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है। जो ह्यूमन ब्लड होता है, तो ह्यूमन ब्लड में आपसे पूछा कि जो यूरिया होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, दैट इज 20 मिलीग्राम, राइट। ये सवाल ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सवाल पूछा जाता है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, दैट इज 20 मिलीग्राम। अगला सवाल है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो सीधी सी बात है, अगर सभी जीवों की बात कर रहा है तो सब जीवों को जीने के लिए क्या चाहिए, श्वसन। तो श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। बात समझ में आई? हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, अगला सवाल क्या है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, तो कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, दैट इज 20%। तो जब आप श्वसन करते हो, श्वसन क्रिया करते हो, तो सीधी सी बात, अभी आपने देखा कि कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलती है। आपने देखा ना, श्वसन कैसी है, उसमें से भी है प्रक्रिया। तो वही पूछ रहा है आपसे कि कितना ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, उत्सर्जित होती है, तो कितनी होती है, 20%। अभी एक सवाल आपने पीछे किया इस तरह का। अगला सवाल है कि मनुष्यों को सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब मनुष्य सांस लेता है, अंदर करता है बाहर करता है सांस को, तो दैट इज कॉल्ड श्वासोच्छ्वास। क्या होता है, श्वासोच्छ्वास। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। अगला सवाल, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीशियम ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल की वजह से तो पत्ती हरी होती हैं, आपको पता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। अगला सवाल, मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं। देखिए, मानव का जो हृदय होता है उसमें कितने वेश में पाए जाते हैं, 4। कितने पाए जाते हैं, 4। अब देखिए 4 वेश में कौन कौन से होते हैं, आपको पता है। बायां अलिंद, बायां नीला और दायां अलिंद, दायां नीला। बायां अलिंद, एक मिनट कहाँ गया, बायां अलिंद, बायां नीला, दायां अलिंद और दायां नीला। ये 4 प्रकार के कोष पाए जाते हैं इसमें, मानव हृदय में, है ना। कोई समस्या। अगला सवाल, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो आपको होता है V इक्वल टू क्या होता है, I/R। तो वोल्ट पर एम्पियर, तो वोल्ट नीचे ऊपर है, एम्पियर नीचे आ गया, इज इक्वल टू R। तो V क्या हुआ, वोल्ट हुआ। I क्या हुआ, धारा, दैट इज एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या हुआ, दैट इज R। R मतलब ओम, प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है, ओम, दैट इज ओम, राइट। ये सवाल तो अधूरा है, अगला देखते हैं। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए 2 चीज़ होती हैं, एक लाल लिटमस को नीला करता है और दूसरा नीला को लाल करता है। लाल से नीला करता है, दैट इज बेस। बेस मतलब क्षार, और क्षार का मतलब क्या हुआ, OS। और नीला को लाल करता है, दैट इज अम्ल, और अम्ल का मतलब H, राइट। तो लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, तो लाल को नीला कर रहा है, तो दैट इज क्षार का मतलब OS, राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो आपको मैंने शायद पिछले लेक्चर में पढ़ाया भी था। क्या होता है, CaSO4 ½ दैट इज POP। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ से प्राप्त करते हैं, जिप्सम से, है ना। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे फार्मूला पूछ रहा है, क्या होगा, CaSO4 राइट। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक सूत्र क्या है। अभी आपको मैंने बताया कि जो लैक्टोबैक्सिलस नामक जीवाणु होता है वो जो दूध में उपस्थित लैक्टोज होता है उससे अपचय करके क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है वो कहाँ से था, दूध या दही से, दैट इज दही, है ना। अगला सवाल, पोटास एलम फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए फिटकरी ये होता है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2, K2SO4 Al2SO4 24H2, दैट इज फिटकरी। तो आपसे फिटकरी का फार्मूला पूछ रहा है तो क्या होगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2, ये आपका क्या होता है, लवण,
पोटास फिल करिए, राइट। तो अगला सवाल, आवर्त सारणी के उदग्र जो स्तंभ को क्या कहते हैं? दैट इज वर्ग। क्या होता है? वर्ग। कोई समस्या? और जो इस तरह से होते हैं दैट इज आवर्त। तो इतने सवाल थे आपके, और ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो आपको हमने सॉल्व करा दिए। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपकी क्लासेस कंटिन्यूस चल रही हैं, प्लीज़ आप रेगुलरिटी बनाए रखिए और क्लासेस देखते रहिए। और अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।